ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस अहम चर्चा में। और डीपी कौशिक जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपनी इस खास चर्चा के तहत। और कौशिक साहब, अब आप ही का रुख करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस में लगातार फूट और बगावत जारी है और दिल्ली में चुनाव में जबरदस्त हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली है। आपको नहीं लगता डीपी कौशिक साहब की एक तरफ तो कांग्रेस आला कमान पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में जुटी है, दूसरी तरफ क्या उनको हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस में आपसी फूट नजर नहीं आ रही? क्या वो उनको अहम नहीं लग रही कि उसको दूर किया जाए? कौशिक साहब देखिए ममता जी, ये जो लोग कहते हैं कांग्रेस में फूट है, ये तो एक राजनीति का हिस्सा होती है। ये हर बार ऐसा ही होता है और फिर भी हमारी सरकार बन जाती है। 2 बार सरकार बनी, अब तीसरी बार फिर बनेगी। लेकिन दिल्ली इससे में तो पहले भी इंद्रजीत राव साहब इससे पहले भी बिखरते थे, ऐसे ही शैलजा जी होती थी, ऐसे ही हर जिले में ऐसे ही होता था जी। ये तो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पॉलिटिक्स इसका फुटबॉल वो नहीं कहते भाई ये हमारे अंदर कोई ऐसा वो है, ये सब राजनीति में होता है। आप कह रहे हैं फिर आएगी? दिल्ली में तो आप बुरी तरह गए, राजस्थान में गए। हम 3 स्टेटों में भी तो आए, भी तो हैं वहाँ पे भी तो आए, हमें और भी तो स्टेटें हैं वहाँ पे जी। 3 स्टेटों में आए ना, कांग्रेस आएगी नहीं आई? यानी हम हरियाणा में, मैं चैलेंज से कहता हूँ, हरियाणा में फिर हमारी कांग्रेस रिपीट करेगी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस में जो ये फूट, ये बगावत जारी है वो चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सारे एक पार्टी है। वो थोड़ा मन मुटाव वापस का हो जाता है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है विकास का कोई सिस्टम नहीं कि भाई रोहतक में ज्यादा करा, झज्जर में करा, हर जगह विकास होता है। गुड़गांव में देख लो, गुड़गांव में कितना पैसा है, ऐसा नहीं है। ये तो सब राजनीति में चलता रहता है। बाली पंडित जी, यानी अगर डीपी कौशिक साहब की माने तो हरियाणा में आपका गठबंधन नहीं आ रहा है? डीपी कौशिक की माने तो मैं बताऊंगा, आगे जब देश आज़ाद हुआ तो एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही रहा करती थी, पूरे देश में राज करती थी। आज इधर से लाइन देखिए, गुजरात में कांग्रेस नहीं है, राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है जी। चलिए कांग्रेस है। कमल यादव जी, आप नहीं, मैं एक मिनट मैं बात करना चाहूँगा। करो। अभी तो मैंने डीपी शर्मा जी, डीपी कौशिक जी का मैंने जवाब दिया। अभी ये इनेलो भाई के बैठे हैं, इनेलो साहब, उनका भी मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने उस टाइम में मेरे को जवाब देने का मौका नहीं दिया और खाली इनको बोलने का मौका दिया। नहीं गलत। नहीं आगे फिर हमने भी पहली बात तो मैं इनको ऑब्जेक्शन करना चाहूंगा। इन्होंने ये कहा कोई कि ऑब्जेक्शन आपको बोलने का हक नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप कैसे कह रहे हो बोलने का हक नहीं है? या मैं ऐसा है जो इसलिए बोलने का हक मेरे को यहाँ बुलाया, ऐसे कैसे कह सकते हो? मुद्दे की बात मैंने ये नहीं कहा बोलने का। आपने ये कहा कि आपको बोलने का हक नहीं। जिस मुद्दे पर आप बोल रहे थे उस पर बोलने का हक नहीं है। मुद्दा मैंने ये कहा था कि जो हरियाणा में भ्रष्टाचार आयाराम गयाराम के सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए। बाली पंडित जी, कमल यादव जी, आप जरा बताइए डीपी कौशिक की माने तो हरियाणा में आपका गठबंधन नहीं है? रोक दिया था माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, भाईचारे के मुद्दे पे बात करने का कोई हक ही नहीं है। भैया साहब, ये तरीका नहीं है अपनी बात रखने का। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, तभी आप एक दूसरे की बातों का जवाब दे पाएंगे। मुझे आपसे रुख बदलना पड़ेगा, कमल यादव जी के पास जाना पड़ेगा। कमल यादव जी, आप जरा बताइए, यानी डीपी कौशिक की माने तो हरियाणा में फिर से कांग्रेस आ रही है, आपके गठबंधन के लिए कोई जगह नहीं वहां पर? देखिए, हरियाणा के अंदर जो आज प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो माहौल है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, सबसे पहले तो। और आज आम आदमी, आम जनता इस हरियाणा के, इस कांग्रेस के राज से बिल्कुल दुखी है। अभी डीपी जी भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि भाई ये तो एक राजनीति का हिस्सा है इस तरह का। मैं उसी बात को आगे बढ़ा के कहता हूं कि कांग्रेस जब जब चुनाव आते हैं, इनके लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं, सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, और जब इस प्रकार से जनता के बीच में जाते हैं कि भाई अलग अलग मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अपने आप स्वयं भू मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते हैं, और इस प्रदेश की जनता समझती है कि भाई मेरे क्षेत्र का इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, कोई सोचता है शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेगी, कोई सोचता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जितने लोकसभा के कैंडिडेट हैं, सारे मुख्यमंत्री की दावेदारी अपने आप को पेश करते हैं। और इस क्षेत्र की जनता ये सोचती है कि भाई इस बार हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन जाए, उसको वोट देकर के लोकसभा में भेज देती है। लेकिन अभी जो बात इन्होंने की गठबंधन की, हरियाणा के अंदर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, आने वाले समय में 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस
लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी निश्चित रूप से लोकसभा में इस देश के अंदर सरकार बनाएगा और हरियाणा के अंदर भी हमारी कमल यादव जी वहां तक कौशिक साहब पहुंचेंगे, समय ऐसे ही पहुंचा जाता है। कमल यादव जी, दरअसल मुद्दा ये नहीं है, हम बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस में फूट की, आपसी बगावत की। उस फूट के चलते राव इंजीत ने इंसाफ मंच का गठन किया और पूरे कयास हैं कि वो पार्टी छोड़ ही चुके हैं एक तरीके से। उस फूट के चलते कभी बीरेंद्र सिंह, कभी शैलजा, कभी ईश्वर सिंह, कभी न कभी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के लिए। लेकिन डीपी कौशिक साहब की नज़र में ये फूट कोई मायने नहीं रखती, ये सियासत का हिस्सा होती हैं। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई इस तरह की फूट, इस तरह की बगावत राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा होती हैं? देखिए, थोड़ी बहुत शिकायतें आपस में चलती रहती हैं, लेकिन जो आज कांग्रेस की जो हालत है वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बिल्कुल फेलियर गवर्नमेंट की तरफ जाती है। बिल्कुल फेलियर गवर्नेंस इस हरियाणा के अंदर है। और पिछले 9 साल के टेन्योर में हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं किया। मैं अगर गुड़गांव की बात करूं, बादशाहपुर हलके के अंदर एक विकास रैली इन्होंने की थी और एक बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं एक पूरे हलके के अंदर की थी। डीपी जी यहाँ बैठे हैं, एक बार निश्चित रूप से आप लोग बता दीजिए, या तो इस क्षेत्र का विधायक यहाँ के श्वेत पत्र जारी करे, मुख्यमंत्री जी जारी करे श्वेत पत्र, कितनी घोषणाएं उसमें से हुई है, कितने काम उसमें से हुए। राजेश यादव जी काफी मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कौशिक साहब कह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने कहा वो आपने सुन लिया कि फूट जो होती है पार्टी की बगावत, एक फूट होती है जो अपने घर के अंदर होती है मनमुटाव। यहाँ तो मुद्दा क्षेत्रवाद का है, भेदभाव का है कि 2005 में एक व्यक्ति कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है और 5-7 सालों में ही वो उस कांग्रेस को, राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी जेब की कांग्रेस बना लेता है। और रही बात इसकी विकास की, तो उसका मैं बता देता हूं कि ये कह रहे हैं कि भाई रोहतक में विकास हुआ, गुड़गांव में नहीं हुआ। मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं कि रोहतक में एम्स की ब्रांच खुलती है तो 4 दिन बाद टीन शेड में उसकी ओपीडी शुरू हो जाती है। गुड़गांव में 10 सेक्टर में एक हॉस्पिटल खुलता है, उसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है और वो खंडर हो जाती है और उसमें डॉक्टर अपॉइंट नहीं होते। रोहतक में एक IIM की ब्रांच खुलती है, उसमें अगले दिन MDU के कैंपस में उसकी क्लासें लगनी शुरू हो जाती है। गुड़गांव में राव तुलाराम के नाम पे एक कॉलेज की घोषणा करी जाती है, 3 साल बाद जब उसके RTI लगा कर वो करके उसकी वो करी जाती है तो उसका शिलान्यास होता है। इसीलिए मेरी एक मिनट का समय दीजिए मुझे, क्षेत्रवाद का ही आरोप, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, 1 मिनट का समय और दे दीजिए बस। रही बात कि नौकरियों की, तो नौकरियों में इतना भारी भेदभाव है कि हाई कोर्ट भी उनको रद्द कर चुका है। उनका 10वीं की मार्कशीट कहीं की होती है, किसी जिले की होती है और वो भर्ती किसी जिले से कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि समान विकास हो रहा है। यही वो सारे कारण हैं, यही सारी वजह हैं जिनके चलते प्रदेश कांग्रेस में फूट और बगावत लगातार बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। क्या कहेंगे इन इल्जामात पर आप? मैम आप ये बताइए, कह रहे हैं गुड़गांव में विकास नहीं हुआ है। अगर ओवरऑल हम देखें तो गुड़गांव और फरीदाबाद में जितना मेट्रो में पैसा लगा प्लस मेट्रो का नाम ही दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन है। मेट्रो का नाम ही दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन है। मेट्रो तो सर लाने वाला मुख्यमंत्री कैसे लाने वाले हैं? वो एनसीआर प्लान पता नहीं, वो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की योजना है, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन प्रधानमंत्री के अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया कि पहले एक रैपिड मेट्रो चलवा दी। आने वाला 1 साल में आप देखो गुड़गांव, आप ये बताइए कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी खोली गई गुड़गांव में, कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, कितनी ITI खोली गई, कितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कितने हुड्डा के सेक्टर बसाए गए, कितने गरीबों को मकान दिए गए और कितनी जमीनें भूमाफियाओं को दे दी गई। राजेश यादव जी, कौशिक साहब 1 मिनट, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस में आपसी फूट लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी वजह पे भी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप लोग बार बार मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे रुक करना पड़ेगा RS दहिया साहब आपका। आप जरा बताइए कि प्रदेश कांग्रेस की ये आपसी फूट इनेलो को कितना फायदा पहुंचाने वाली है? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस जो है ना, मैं पहले भी बता रहा था, ये हमेशा आम जनता का ध्यान भटकाने की बात करती है जी, और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुख्यमंत्री पैदा करती है चुनाव से ठीक पहले। आप क्या फायदा उठाने वाले हैं इससे? हम कोई फायदा नहीं उठाने वाले। हमारे साथ हरियाणा की जनता है और हरियाणा के लोग INLD को सत्ता सौंपने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और 2014 में INLD एक बहुत भारी बहुमत के साथ,
क्योंकि बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि हमारा गठबंधन जनता से है, हरियाणा के लोगों से है। बुराई नहीं दैया साहब, और आपने देखा जब भी शासक एक सेकंड के लिए और कहूं, जब भी शासक कमजोर होता है, भ्रष्ट होता है और जो इसमें उसकी कमी होती है, तो वो प्रशासक उस पर हावी, यानी ब्यूरोक्रेट्स हावी हो जाते हैं। ऐसा ही मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उसके साथ है, क्योंकि उसके वो एक तो भ्रष्टाचारी है, क्योंकि उन्होंने बिल्डर्स के साथ मिलकर बहुत भारी जो इस हरियाणा के किसान को बर्बाद किया। और आज भी गुड़गांव के 5, मैडम बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, आज भी गुड़गांव के 5 गांव के लिए सेक्शन 4 का नोटिस दिया है, बसी गांव के लिए 231 एकड़ भूमि जो सेक्शन 4 का नोटिस दिया है। तो मैं जो कह रहा हूं वो कांग्रेस वो फूट का कारण ये जो दिखा रहे हैं, ये अपने घपले घोटालों को दबाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से घपले घोटाले कहाँ नहीं है, उसकी मिसाल हमारे सामने इनेलो से भी है। इनेलो सुप्रीमो खुद ओम प्रकाश आप उसको सुधारिए, वो जनहित में है। उन्होंने 3206 लोगों को रोजगार दिया, परिवार को रोजगार दिया, और वो न्यायालय में विचाराधीन है। आप मुख्यमंत्री जी स्वयं जानते हैं क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ कमल यादव जी से भी अंदरूनी फूट की हम बात कर रहे थे। हजका और बीजेपी का अलायंस है सूबे में, तो पहले बाली पंडित जी आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब बीजेपी में पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा हुई थी, नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल किया गया था, तब आडवाणी जी भी नाराज हो गए थे, ये भी तो बगावत थी। कमल जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, लेकिन पहले बाली पंडित जी आप जवाब दें। तो ये तो पार्टियों का हिस्सा हुआ इस तरह की बगावत। ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है जी, ये नाराजगी नहीं थी। जब लोकतांत्रिक प्रणाली यही होती है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, तो उस समय कुछ लोगों की राय थी भाई आडवाणी जी को बनाना चाहिए, कुछ लोगों की राय थी मोदी जी को बनाना चाहिए, और जो मिल बैठ के जो फैसला लिया गया उनमें मोदी जी को उसमें चुना गया। लेकिन सबको मालूम है कि आडवाणी जी से नाराज थे। चलिए कमल यादव जी आप जवाब दीजिए मेरे सवाल। देखिए ऐसा कुछ नहीं था, ना तो आडवाणी जी नाराज थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक फैसले लिए जाते हैं। इसमें एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कि आडवाणी जी को फैसला लेना है या सुषमा जी को फैसला लेना है या स्वयं मोदी जी को फैसला लेना। हमारे यहाँ एक 12 लोगों का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर के उस बोर्ड के अंदर बैठा जाता है, उस बोर्ड का जो भी फैसला आता है वो आप लोगों के और जनता के बीच में बता दिया जाता है। लेकिन आडवाणी जी ने इस पूरे मसले के सामने आने के बाद कई दिन लगा दिए थे नॉर्मल होने में। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आडवाणी जी इस फैसले से नाराज थे।